जब इंसानियत रोई तो हैवानों को नींद आई। कि जब इंसानियत रोई तो हैवानों को नींद आई। मोहब्बत बांट कर तस्कीन मिलती हो तो मिलती हो। मोहब्बत बांट कर तस्कीन मिलती हो तो मिलती हो। अदावत में गरीबों को न धनवानों को नींद आई। अदावत में गरीबों को न धनवानों को नींद आई। और ये अलग सा शेर हो गया कि चरागों को बुझाना यूं पड़ा जिस दिन से वो आए। बहुत अच्छे, वाह। चरागों को बुझाना यूं पड़ा जिस दिन से वो आए। मेरे घर के दरीचों को न गुलदानों को नींद आई। मेरे घर के दरीचों को न गुलदानों को नींद आई। और ये शेर देखने साहब कि खबर, ये हादसा नोएडा में घटित हो चुका है कि खबर जब से सुनी है मैंने एक पगली के लुटने की। खबर जब से सुनी है मैंने एक पगली के लुटने की। न ढंग से आंख सो पाई न इन कानों को नींद आई। न ढंग से आंख सो पाई न इन कानों को नींद आई। किसी मासूम का बस में कदे में पाँव रखना था। किसी मासूम का बस में कदे में पाँव रखना था। न सागर को न साकी को न पैमाना। एक बार तालियां बजाकर स्वागत आप कर दें मासूम भाई का। उन्होंने अपने ढंग से बताया, ना साकी को ना सागर को ना पैमानों को नींद आई। आप साकी सागर पैमाना समझते होंगे, सब पीने पिलाने वाले ही मामले हैं। और वहाँ से अलग तरह से हास्य पैदा हो जाता। मुझे याद आता है वो एक पक्का पियक्कड़ नागर साहब, चाहे वो बोतल पे खर्च कर दे 1200 रुपये विस्की पर, लेकिन बोतल जरूर बचा के रखेगा। उसने एक दिन सारी खाली बोतलें निकाली, एक एक बोतल को देखा, बोला तू, तेरी वजह से मेरी सारी प्रॉपर्टी चली गई, और दीवार में फेंक कर मारी धान। दूसरी निकाली, बोले तेरी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, दीवार में देकर मारी धान। तीसरी निकाली, बोले तेरी वजह से मेरे बच्चे भी चले गए, धान। चौथी निकाली, वो गलती से भरी हुई आ गई, तो उसे देखा और चूमा, बोला इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तो अगले ने वहां समझदारी से काम लिया, बोले इसका क्या कसूर है, इसका पदार्थ तो भी ठीक ठाक है। मैं देखिए, ये अपने ढंग से उन्होंने गजल में बात कही, प्रेम की, मोहब्बत की, लेकिन मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो अलग ढंग से बात आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि हरियाणा के रहने वाले हैं। वहाँ यदि प्यार भी होगा तो हास्य रस में ही होगा। वो हमारे एक कवि ने 4 पंक्तियां लिखी, बोला जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। अगली 2 पंक्तियों पर पूरा सदन मिलकर यूसुफ भारद्वाज जी के लिए तालियां बजा दे। बोला जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने भी मारा दाव, मौलवी भी हुआ चित, वो मेरी बी के साथ है, मैं उसकी बी के साथ। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भाई श्री यूसुफ भारद्वाज जी का। मैंने बता ही दिया, हरियाणा का ताऊ है, और हरियाणा का ताऊ जितना ऊत हो सकता है उससे ज्यादा ऊत वो हैं। इसी बीच हमारे मध्य प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी की उपस्थिति हो गई है, और भाई श्री पवन दीक्षित जी की उपस्थिति हो गई। एक बार भरपूर तालियों के साथ उनका आप स्वागत करें। आपको लगेगा ये कवि नहीं है, रावण के सिर हैं, जितने निपटते जाएंगे उतने दोबारा से पैदा होते जाएंगे।
अभी और नवाज देवबंदी जी आने हैं और बस उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू होगा। सभी उपस्थित यहाँ भाइयों को, बहनों को, बच्चों को यूसुफ के सलाम, भारद्वाज की राम राम भाई। राम राम तो बोल लो। देखो जी, मैं कई बार बता चुका, हरियाणा का है, बुढ़ा है। एक बात तो मैं ये बता दूं कि मैं सारे देशों प्रदेशों में घूमता हूं। मैंने हर प्रदेश में देखा जो जो आदमी बुढ़ा होगा त्यों तो धार्मिक होता जाता है। हमारा हरियाणा में आदमी जो जो बुढ़ा होगा त्यों त्यों रंगीन होता जाओगा। क्योंकि मैं सबसे सभ्य प्रदेश का रहने वाला हूं। हरियाणा से सभ्य प्रदेश कोई प्रदेश नहीं है। आप देखो, जब बॉर्डर के अंदर घुसोगे, दो सिपाही एक तरफ लठ लेके खड़े पाओगे और बीच में लिखा होगा हरियाणा आपका स्वागत करता है। यह हंसने की बात नहीं है जी, हमारा स्वागत करने का स्टाइल से। और आगे जाओगे तो हमने लिखवा दिया हरियाणा प्रगति के पथ पर, बड़े बड़े बोर्ड लगवा दिए, हरियाणा प्रगति के पथ पर। उससे आगे जाओगे तो उससे बड़ा बोर्ड पाओगा, ठेका शराब देसी। ये भी पीने पिलाने की बात करें, जैसे हमारा हरियाणा में देखे उन्होंने, मैं देखा एक चौराहे पे लग रहा पीन। मैंने उसे कहा, मैं तेरे को शर्म नहीं आती, चौराहे के ऊपर बैठ के पी रहा है, तेरे घर बाहर नहीं है क्या? न्यू मिला जी, घर तो है पर उसमें बाहर नहीं है, इसलिए चौराहे पे पीनी पड़ा है। अच्छा, वहां इतने पियक्कड़ है जी। मेरा एक दोस्त है, वो आंख पर पट्टी बांध के उसने कोई एक घूंट दारू पिला दो, वो ब्रांड बता देता है साहब। एक दिन ट्राई करी, उसका आंख पर पट्टी बांध दी, 3-4 ब्रांड की बोतल लाके रख दी, एक घूंट दी, पीते बता दिया रम, फिर दूसरी घूंट दी, बता दिया अरिस्टोक्रेट, तीसरी दी, उसका भी बता दिया, चौथी दी, वो भी ब्रांड बता दिया, फिर खाली पानी, कोरा पानी डाल दिया। और जब उसकी घूंट ली उसने पानी की, नहीं बोला भाई ब्रांड का तो नहीं पता चला कौन सा है, लेकिन एक बात बता दूं, यह कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो हमारे तो ऐसे हैं जो हरियाणा के पियक्कड़ तो इस तरह के हैं। लेकिन आज आप आनंद मौज मस्ती से लेंगे। हाँ, एक बार मैं पहले एक बार कहूँगा कि हमारा हरियाणा में ताली बजाया नहीं करते, बस ताली पीटिया करें। तो एक बार जोरदार ताली पीट दो इस शहीदी दिवस के लिए और मजदूर दिवस के लिए, क्योंकि ये एक अच्छे पवित्र कार्य हुआ है। और मैं थोड़ी देर आपको हंसाने का प्रयत्न करूंगा। वास्तविकता तो ये, वैसे इस टेंशन युक्त जीवन में हंसना बड़ा मुश्किल काम है और हंसाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि 90% इस देश के लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं आओ रो ले। देखो, देश न रो ले, समाज न रो ले, पड़ोसी न रो ले, पड़ोसन न रो ले, रो ले। 10% ऐसे लोग हैं जो इकट्ठा होते हैं और कहते हैं आओ आज हंस ले। आप उन 10% लोगों में से हो जो हंसने के लिए इकट्ठा हुए, जो उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए। वास्तविकता यह है कि मैं कहा करता हूँ जीवन 4 दिन का है। कि कहा जाता है कि जीवन 4 दिन का है, लेकिन यहाँ हर शख्स 5 दिन जीना चाहता है साहब। एक दिन फालतू जीने के लिए हम 4 दिन का जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। अगर एक दिन फालतू जीने का लालच छोड़ दे तो 4 दिन आनंद मौज मस्ती से जी सकते हैं, लेकिन नहीं, आनंद मौज मस्ती से नहीं लेना, टेंशन में जीना। हरियाणा का आदमी कोई टेंशन नहीं लिया करता, क्योंकि हर आदमी टेंशन में जीएगा और कोई काम नहीं जी। जबकि आनंद मौज मस्ती है, ईश्वर की देन है, टेंशन खरीदनी पड़ती है। एक ब्रिगेडियर था फौज का, उसने अपने जवान को बुलाया और जवान से पूछा, जवान बताओ लड़की पटाना मजे का काम है या मेहनत का काम है? जवान बोला जी मजे का ही होगा। बोला तुम कैसे कह सकते हो? बोला जी अगर ये मेहनत का काम होता तो ये काम भी आप लोग हमसे ही करवाते। तो मजे लेने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती साहब, मेहनत करनी पड़ती है
टेंशन लेने में, वो लेंगे। लंबा जीवन जीना है। एक लड़का आ गया कल मेरे पास, बोला जी यूसुफ जैसा बताओ मैं 100 साल तक जीऊं, कोई ऐसा उपाय बताओ। मगर बेटा बाबा बनना चाहता है। ये आजकल जितने बाबे हैं, धार्मिक जो योग है, बाबा एक बाबा उद्योग है यहाँ। आप बहुत सारे बड़े उद्योगपति होंगे, लेकिन राजनीतिज्ञ भी होंगे, लेकिन जो बाबा उद्योग से बड़ा न कोई राजनीतिक उद्योग है न कोई दूसरा उद्योग है जी। सब बाबे मौज से ले रहे हैं, 100 साल लंबा जीवन जी रहे हैं। हमारा एक चौधरी चला गया था एक बाबा जी के पास, बोला बाबा जी मेरे को शिष्य बना लो। बाबा बोला बेटा शिष्य का तो बहुत काम करना पड़ता है। बोला क्या जी? बोला आश्रम साफ करना पड़ा है, गाय है उसका चारा लाना पड़ा है, भिक्षा मांग के लानी पड़ा है। उसने पूछ लिया जी गुरु जी को क्या करना पड़ता है? बोला गुरु जी तो कुछ नहीं करता। नहीं बोला फिर बाबा न्यू कर, तू मना अपना गुरु बना ले। तो ये बिना गुरु के चले अंडे हैं जी। तो मैंने पूछ लिया मैं शायद हो सकता है बाबा जी बनना चाहता हूँ, मौज ले रहा हो। बोला जी नहीं बाबा जी नहीं बनना चाहता। मगर अच्छा दारू पीता है? वाह, दारू पीता है? बोला ना जी दारू भी नहीं पीता। मैं बीड़ी सिगरेट पीता है? बोला जी बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता। मैं लड़कियों के चक्कर में है? बोला ना जी लड़कियों के चक्कर में भी नहीं हूँ। मैं फिर भाई 100 साल जी के करेगा के, जब किसी चक्कर में ही नहीं है तू। निकल फिर भी लंबा जीवन चाहिए ना जी, बात तो मजा कर, लंबा जीवन चाहिए। मगर अच्छा तू यूं कर, फिर लंबा जीवन चाहिए की इच्छा है तो तू शादी कर ले। वो बोला जी शादी करने से जीवन लंबा हो जाएगा। मगर मैंने यूं तो पता नहीं भाई जीवन लंबा होगा कि नहीं होगा, लेकिन शादी करवाने के बाद ये लंबा जीने की तमन्ना जरूर खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी पीछे फरवरी में शिवरात्रि थी, ये बैठे हुए हैं प्रेम शुक्ल जी, इनका लड़का आ गया इनके पास, बोले पापा ये शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? इन्हें बताया बेटा शिव जी ने उस दिन पार्वती से विवाह किया था ना। इन्होंने बता दिया इनको कि नहीं बेटा उस दिन शिव जी ने विष पिया था। लड़का बोला माँ मैं तो ये बताया है माँ ने तो कि शिव जी ने पार्वती से विवाह किया था। ये बोले बेटा एक ही बात है, विष पीना और विवाह करने में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये क्या करता हूँ साहब शादी जरूर करवाओ। शादी का आदमी को बड़े फायदे हैं, मरने से पहले भी मरने के बाद भी। मरने से पहले तो ये है जीवन में कि अगर अच्छी पत्नी मिली तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा, और बुरी पत्नी मिली तो आप बड़े दार्शनिक बन सकते हो। कालिदास, तुलसीदास और ये बड़े बड़े जितने बैठे हैं यहाँ सारे लुगाइया के मारे बैठे बेचारे सारे जितने बड़े बड़े बंदे साहब। तो ये लाभ है एक बहुत। और दूसरा लाभ ये मरने के बाद है, आदमी मर गया, मरने के बाद स्वर्ग मिला तो अच्छा फील करोगे, नरक मिला तो घर जैसा ही फील करोगे, पता ही नहीं चलेगा आदमी मरया कि नहीं मरया। तो दोनों तरफ फायदे, सब शादी जरूर कर लेना चाहिए। हाँ, शादी के फायदे है इसके, क्योंकि पहले साल तो जो ना औरत जो पहले शादी होती है तो वो संबोधन होता है, वो कहेगी जानू। पहले साल का संबोधन है जानू, दूसरे साल कहेगी ए जी, तीसरे साल को बच्चा हो जाएगा बिट्टू के पापा, और चौथे साल न्यू कहेगी सुनता है क्या, और 5वां साल तो न्यू कहेगी बहरा हो गया है क्या, और 6ठे साल तो न्यू कहने लग जाएगी तू आवा है कि मैं आऊं। मैं ये क्या करता हूँ साहब, शादी से पहले क्या प्यार करना कोई बड़ा तीर मारना नहीं है। असली था लड़का, उसने शादी से पहले प्यार किया और उसने लाइन बोला करता था। तो ये लेकिन फिर भी फायदा है साहब, क्योंकि देखो आरोप लगा जाते ये पुरुष प्रधान समाज है। मैं तो बड़े बड़े प्रधान घर जाके देखे आज ही, अपने घर का कोई प्रधान नहीं पाया। ये जितने भी अपना प्रधान बिठा रखे इनकी माला डाली है, ये अपने घर के प्रधान नहीं, आपके प्रधान होंगे। क्योंकि शब्द देखिए पुरुष को कहते हैं पति, अब शब्द में जान नहीं, बेचारा सा, मरियल सा, गरीब सा, छोटी की मात्रा पति। और दूसरी तरफ देखो पत्नी, आधा तो पति का तय काटा, और न पर भी बड़ी की मात्रा चढ़वाई पत्नी, यानी जो पति पर है तनी। ये हिंदी में
अंग्रेजी बेचारे का ये हाल है। अंग्रेजी में कैसे इतना हस्बैंड, यानी ऐसे हम्बल, यू से यूजफुल, ऐसे सर्वेंट। हम्बल यूजफुल सर्वेंट, आगे तो बैंड है बेचारा बजाएगा। बहुत अच्छे। मैंने तो एक कार्ड पढ़ा जी, बड़ा अच्छा लगा। शादी का कार्ड था, कन्या का लिखा हुआ था सुकन्या, और वर का आगे सु लगा के आप ही देख लो क्या बनेगा। इसे से तो शब्द आ रहे हैं, न्यू का पुरुष प्रधान समाज है। मैंने एक विवाहित ने पूछा, मारा तेरी शादी क्यों नहीं हुई? वो बोला जाको राखे साइया मार सके नहीं कुएं। एक शादीशुदा से पूछ लिया कि भाई साहब शादी के बारे में आपका क्या विचार? वो बोला आ बैल मुझे मार। शादीशुदा आदमी दुखी पाओगा जी। एक दुखी सा बैठा था, मैंने उससे पूछ लिया, मगर भाई साहब शादीशुदा हो? वो बोला ना मैं तो न्यू है दुखी हूँ। एक दिन वो बस में जा रहा था जी, हरियाणा के बस्ती कंडक्टर बड़ा उदास सा बैठा था। मैंने उससे यूं ही पूछ लिया, मगर भाई साहब बस में कितने घंटे रहते हो? न्यू बोला 24 घंटे। मारे 24 घंटे किस तरह है? बोला 8 घंटे सरकारी बस में, 16 घंटे घराली का बस में रह जाऊंगा। एक और था जी बेचारा पत्नी पीड़ित, घर बार छोड़ के बाबा जी के आश्रम में चला गया। बाबा जी की सेवा करी। बाबा बोला बच्चा बोल क्या चाहता है? कि महाराज को ऐसा मंत्र दे दो जिससे मैं अपने घरवाले ने काबू में कर लूं। बाबा बोला रे पागल, ऐसा मंत्र पता होता तो मैं बाबा क्यों बनता? इसलिए मैं तो ये क्या करता हूँ जी, शादी के याद आ गया, शादी किसी प्रथा समाज ने पुरुष पर लाद दी, आदमी ने बना दे जो गुलामी का आदि। ये तो एक तरीका चलाता बढ़ाना आबादी। अरे अपने देश में आबादी की नहीं जरूरत क्यों का डकर शादी का मुहूर्त। शादी को बताया आवश्यक बुराई जिसने आदमी की नींद चुराई, और यह अबला बन के सबला आदमी का बजा दे से सारे के बज रहे दिखे। और यो मर्द पीड़ा पड़ गया जर्द, सहरा सारा दर्द, किसने सुना अपनी कहानी? पहला तो इसने भी नहीं मानी। उस दिन तो घोड़ी पर बैठकर तन्या रहा, फिर सारी उम्र खुद घोड़ी बना रहा, फिर सारी उम्र खुद घोड़ी बना रहा, फिर सारी उम्र खुद घोड़ी बना रहा। ये तो था जी मंथ में। एक तो मेरा नाम है यूसुफ भारद्वाज, कई आ चुके। यूसुफ भारद्वाज मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पूछते हैं ये यूसुफ भारद्वाज ये क्या नाम है भाई? तो मैं उन्होंने कहा कि उन्हें नाम मेरा है, तेरा क्यों टेंशन हो रही है? लेकिन लोग टेंशन में रहने की आदत है साहब। अब नाम तो नाम में कुछ भी हो सकता है। मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल रहा, रिटायर हुआ था, तो वहाँ एक नया टीचर आया। नाम देखिए, एक नया टीचर आया, मैंने उससे नाम पूछा, मैं भाई साहब आपका नाम? तो उसने अपना नाम बताया जी, बी के लाल। मगर माँ के लाल तो देखे भी थे, सुने भी थे। यू बीबी का लाल तो पहली बार देखा है। उसका नाम था जी बीबी के लाल। एक दिन मैंने फोन किया, मैं कौन सा बोल रहा है? वो बोला जी मैं रसीद बोल रहा हूँ। उसने मेरे से पूछ लिया आप कौन बोल रहे हो? मगर मैं कैसमी में बोल रहा हूँ। अच्छा, एक पीएन आगे जो उसका नाम है प्राणनाथ। अब को एजुकेशन स्कूल है, लेडी टीचर जाता है। अब लेडी टीचर को बड़ी तकलीफ हो रही है। प्राणनाथ नाम का पीएन है, ना तो उसने प्राण कह के बुला सकती, ना उसने नाथ कह के बुला सकती, ना उसने प्राणनाथ कह के बुला सकती। वो मेरे पास आई, कहने की सर ये क्या आ गया? मैंने उसको बुलाया, मगर अपना सरनेम बता। नो बोला जी स्वामी। मैं तो और आगे बढ़ा, मगर अच्छा तू यूं बता तुझे घर में क्या कहते हैं? यूं बोला जी बलमा। और आगे बढ़ा, मगर अच्छा यूं बता मोहल्ले में क्या कहते हैं? यूं बोला जी सजना। अब नाम है जिसके क्या करूं? ये तो कुछ नहीं, वो छोटे छोटे नाम और रखे, चिंटी बिंटी चिंटी पता नहीं क्या कर रखे है। हमारे दिल्ली में तो यहाँ का पता नहीं, दिल्ली में तो नाइट स्टे कोई नहीं करता, क्योंकि विशेषता होती है कि 10,000 गज की कोठी हो, खाट किसी के फालतू नहीं पाओगा। एक लड़का आ गया, उसने रात में, मैं नाम बता रहा हूँ आपको क्या हो सकते हैं। एक लड़का आ गया, उसको रात को स्टे करना पड़ गया। अब खाट तो थी नहीं। देखो मैं सही बता रहा हूँ, वो खाट नहीं होती दिल्ली के अंदर, सबके अलग अलग कमरे बन रहे हैं। मैं माना होगा तो ड्राइंग रूम में सोगा, सोफे में पढ़ना पड़ेगा, अंदर को कहीं जा सकता हूँ।
एक दिन हमारे भी आ गया एक मेहमान, खाट हमारे भी नहीं थी। मैं अपने पड़ोसी के मांगन चला गया, तो मैं अपने पड़ोसी के मांगन गया खाट, वो गया नाट। पर जो नाटन का उसने ढंग अपनाया मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। न्यू बोला मैं नहीं रहा सु नाट, पर हमारे तो दो है खाट, एक पर मैं और मेरा बापू सोया करा, दूसरे पर मेरी माँ और मेरी बहू। सुन के उसकी बात जल गया मेरा लहू। मैं बुला रहा कल के दुश्मन, खाट तो मत दो पर सो तो ढंगते लो। तो एक लड़का आ गया जी, उसको नाइट स्टे करना पड़ गया। तो नाइट स्टे करना पड़ गया, नहीं जा सका बेचारा। वो जो घर की महिला थी वो कहने लगी हूँ बेटा जा चट्टा के पास सो जा। अब उस लड़के ने सोचा चट्टा पता नहीं इनका कुत्ता है, कुतिया है, चौकीदार है, क्या है। नहीं ना आंटी मैं तो सोफा पे सो जाऊंगा। वो सोफा में सो गया जी। सुबह जब उठा तो एक जवान सी सुंदर सी लड़की चाय लेके आई उसके लिए। उसने पूछ लिया आप कौन? वह बोली मैं चट्टा। फिर उसने उससे पूछ लिया आप कौन? ये बोला मैं उल्लू का पट्टा, जो रात में आंटियां कहना नहीं मान्या। ये तो कुछ नहीं जी, आदमियों कर कुत्ते नाम देखो। हमारे मोहल्ले में एक आदमी तो कुत्ते पाल रखे हैं, रोज सुबह घुमान ले जाएगा। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया मैं भाई साहब इनके नाम भी रखे